आज हम देखेंगे सम आयन प्रभाव और बफर विलयन। ये सम आयन प्रभाव क्या होते हैं, बफर विलयन क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। मैं दोनों तरह से चीज़ें दूंगा, नोट्स पहले से भी पढ़ा चुका हूँ, वो वाला नोट्स भी है, और अभी जो बताऊंगा उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा, ठीक है। सम आयन प्रभाव को अगर परिभाषित करें तो कुछ इस तरह कह सकते हैं, बातों को समझेंगे। आप जानते हो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, जैसे ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH। इनका आयनन होगा, परंतु इनमें एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है इनके आयनों के बीच में, H+। साम्यावस्था स्थापित हुई तो क्या करना पड़ेगा, हमको तीर का निशान दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा विद्युत अपघट्य है, दुर्बल। अब यहां पर याद रखिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य में एक साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है, पहली बात समझा। लेकिन इसमें समान आयन युक्त कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। अब समान आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होगा, ऐसा ही कोई उसमें उपस्थित ऐसा विद्युत अपघट्य मिलाएं जिसमें वो प्रबल हो। यहां पर मैं बता दूं, CH3COONA एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये प्रबल विद्युत, आपको बताया था उस दिन, प्रबल और दुर्बल को पहचानने का तरीका। तो समान आयन युक्त, तो क्या बोला मैंने, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में जिसमें साम्यावस्था स्थापित है, अगर उसी का सम आयन युक्त, समान आयन है ना, इसमें भी जो आयन इसमें है इसमें भी है, समान आयन युक्त कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो जो इनका इस तरफ टूटना है, इस तरफ टूटने को बोलते हैं आयनन, यह आयनन कम हो जाता है। यही है इसके नियम। क्या हुआ, मैं इसको पानी में घोला तो क्या बन गया, CH3COO- और Na+। जिस विलयन में ये घुला हुआ है, एक साम्यावस्था स्थापित हो गई है, जितनी मात्रा में इसकी आयनन हुई है, अगर मैंने उसी में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया, कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया, सम आयन युक्त, कौन सा मिलाया, समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन घट जाता है। इस प्रभाव को कहते हैं सम आयन प्रभाव। सीधा सा जवाब, परिभाषा ये। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा उसमें समान आयन युक्त यानी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने से कम हो जाने के प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। परिभाषा क्लियर, जो मैंने यहां समझा इस क्लियर हुआ ना हुआ मैं नहीं जानता, इधर मैंने जो बताया वही बात यहां पर होता। तो ये एक एग्जांपल और बताया गया है। NH4OH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसमें आयनन होगा तो ये दोनों आयन बनेंगे और इनमें एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। परंतु अगर मैंने समान आयन युक्त कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया तो इसकी आयनन जो है वो थोड़ी कम हो जाती, मैंने इसलिए ये लगाया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तीर का निशान ये लगाया। तो इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहेंगे, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया तो वो आयन यहां पर उपस्थित हो गया। देखिए इस विलयन में ये आ गया, इनके टूटने से आया, और ये आया, मतलब इसके उत्पाद आ गए, और इसके उत्पाद जब बढ़ता है तो अभिक्रिया पीछे की तरफ जाती है। ली शातिले के नियम में यही बताया था मैंने आपको। तो ली शातिले के नियमानुसार ही ये प्रक्रिया पीछे की ओर जा रही है, बस इसे कहेंगे सम आयन प्रभाव। ठीक, ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकते हो जिसमें ये जो है ये एक सम आयन प्रभाव डालता है इस पर, यहां पर जो डाल रहा है वो क्या डाल रहा है, सम आयन प्रभाव डाल रहा है। समान प्रभाव डालने का मतलब क्या हुआ, विलयन में समान आयन बढ़ जाए तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य से प्राप्त हुआ था वो इस कारण से ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन घट जाता है। इस प्रभाव को समान प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल का ये थोड़ा थ्योरी लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर जो समझाया है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये इस जगह पर डिटेलिंग में लिख सकते हो चाहो तो। बफर विलयन, अब अगला आता है बफर विलयन।
कुछ भी याद नहीं रखना चाहते हो तो एक लाइन याद रख सकते हो, वे विलयन जिनका पीएच मान स्थिर रहता है बफर विलयन कहलाता है। देखो यार, बात इतना ही कहूँगा, हर बच्चा अपने बूते पर लिखता है एग्जाम में, यानी जितनी उसकी ताकत उतनी ही काम करेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी होता है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो आप इतने में आप काम चला सकते हो। हर एक लाइन याद रखना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिलहाल ये देखिएगा, बफर विलयन, वे विलयन जिसका पीएच मान परिवर्तित नहीं होती है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं तो कहूँगा, ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार या लवण या उसके तापमान में परिवर्तन कर दें या पीएच में परिवर्तन कर दें तो उसकी पीएच वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है, इसे कहेंगे वो खड़ी गया था, कहीं से लगा होगा ये। चलो, क्या बोला मैंने, वे विलयन जिसका पीएच मान स्थिर रहता है। तो मैंने क्या कहा, ऐसा विलयन जिसके किसी भी तरह से अगर परिवर्तन करें थोड़ी बहुत मात्रा में तो उसके पीएच मान परिवर्तित नहीं होगी, ये कहलाता है बफर विलयन, सीधा सा मतलब है। जैसे इसमें लिखा है जिसका पीएच मान स्थिर रहता है, दूसरा लिखा है कि इसको बहुत समय तक रखे रहने पर या पानी मिलाने पर इसके पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अल्प मात्रा में उबला क्षार मिला दे, लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक। बफर विलयन दो प्रकार का होगा, एक होता है अम्लीय बफर और दूसरा होता है क्षारीय बफर। अम्लीय बफर अम्लीय होगा और क्षारीय बफर क्षारीय होगा। तो दोनों में क्या अंतर है जरा देखें। अम्लीय बफर में कोई दुर्बल अम्ल होगा, ध्यान रखेंगे, अम्लीय बफर में क्या होगा, कोई दुर्बल अम्ल होगा और उसी का सम आयन, यहां पर समान प्रभाव का यूज होगा, उसी का सम आयन युक्त कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला होगा, तब ऐसे विलयन को कहेंगे हम अम्लीय बफर। मैंने क्या कहा आप सुने, अम्लीय बफर क्या होता है, वे विलयन जिसमें समान आयन युक्त क्या होगा, बोलो, समान आयन युक्त, देखो ऐसा विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल होगा तथा उसका सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य खुला होगा, तब ऐसे विलयन को कहते हैं अम्लीय बफर, ठीक है। ये अम्लीय होगा क्योंकि अम्ल है यहां पर, और अम्ल में क्या है, उसमें अम्ल में क्या है, उसमें दुर्बल अम्ल में दुर्बल अम्ल है। अम्ल कैसा है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल में सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य खुला, तो यहीं पर परिभाषा लिखा हुआ है, अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल एवं उनके सम आयन युक्त लवण के मिश्रण को कहते हैं अम्लीय बफर। क्लियर परिभाषा एकदम, परिभाषा को घुमा फिरा के लंबा चौड़ा इधर उधर नहीं कर रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा। सब कुछ यहां पर क्या बोलना चाहिए, रिफाइंड है यानी शुद्ध है, जितना ही लिखना उतना ही लिखना। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखिए, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH और इसी का प्रबल विद्युत अपघट्य ये है, इनका जो विलयन बनेगा एक बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन। इसी तरह से बोरिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है और उसी में बोरेक्स का लवण मिला हुआ है, तब वो हो जाता है, ये भी अम्लीय बफर है क्योंकि ये दुर्बल अम्ल में प्रबल विद्युत अपघट्य। सिट्रिक अम्ल में सोडियम सिट्रेट मिला दिया मैंने, तो भी एक अम्लीय बफर होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम में ये वाले लिखना जरूरी है आपके लिए, कम से कम एक एग्जाम्पल लिखना एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, बफर की क्रिया कैसी होती है, बफर की क्रिया कैसी होती है। अब ये जो काम कैसे करेगा इसको समझेंगे आप लोग, काम कैसे करेगा इसको समझेंगे आप, ठीक है। खुद बहुत देर हो गया, क्या काम कैसे करेगा देखें, ठीक है, वही देखा। चलो, काम कैसे करता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन होगा, यानी कि दुर्बल अम्ल का आयनन होगा और उनके मध्य साम्यावस्था होगी, आयनिक साम्यावस्था, जो यहां पर दिखाई दे रहा है, आयनिक साम्यावस्था। लेकिन जब उसी में सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उनके आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण, आयन में क्या है, आयन आ गया ये वाला, ये पूरा टूट गया, तो विलयन में क्या बढ़ गया, ये बढ़ गया ना, और ये बढ़ गया तो क्या है, इसमें
अगर जिसमें साम्यावस्था है उसमें इस उत्पाद की मात्रा बढ़ गई, और जब उत्पाद की मात्रा बढ़ती है तो अभिक्रिया पीछे की ओर जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, कुछ समय के लिए कुछ मात्रा में इसका जितना आयनन होना चाहिए उससे थोड़ा कम आयनन रहता है। समझ रहे हैं, इसका जितना आयनन होना चाहिए उसकी मात्रा में थोड़ा कम होता है। तो अम्लीय बफर हो या क्षारीय बफर हो, जैसे एसिटिक अम्ल का विलयन जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसका बफर विलयन उतना ज्यादा अम्लीय नहीं होता। पहला काम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें समान प्रभाव की वजह से इनका आयनन कम हो गया, जिसकी वजह से H+ की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। ठीक, ये तो बढ़ गया, इनके बढ़ने से क्या हुआ, ये आया, इसको आपस में मिलाया और थोड़ा पीछे हो गया, तो H+ की मात्रा कम हो गई, जिसकी वजह से इसकी अम्लीयता उतनी अधिक नहीं होती है। अब ये अम्लीय बफर है कि नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि ये अपनी अम्लीयता को बढ़ाता है कि घटाता है, स्थिर रहता है। तो यहां पर देखिएगा, जब हम बहुत कम मात्रा में, यहां पर आगे बताएं क्या नहीं बताएं, जब अल्प मात्रा में अम्ल मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, जैसे हमने ये मिलाया H+ Cl में टूटेगा, HCl H+ और Cl- में टूटेगा, तो इसमें H+ की मात्रा बढ़ गई। तो ये H+ जो बढ़ी हुई मात्रा है वो क्या करेगा, बोलो, यहां पर देखेंगे ये H+ बढ़ी हुई मात्रा क्या करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य से प्राप्त इस आयन के साथ, क्योंकि ये तो पूरी तरह विघटित हो चुका है, विलयन में पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इनके साथ मिल जाएगा। ये कहां से आया है, अब देखें ये कौन सी है H+, ये वाला H+ नहीं है, ये वाला कौन सा, यहां वाला जो हमने मिलाया था, कौन सी, इसको कह सकता बढ़ी हुई H+ है, जो कहां से प्राप्त हुआ था, अम्ल से। और ये क्या चीज है, लवण से प्राप्त, लवण से प्राप्त, क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो, इस वाले H+ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये वाला या इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, इनके साथ मिलकर के बना लेगा CH3COOH। यानी कि अगर एक्स्ट्रा मात्रा में H+ चला जाए तो उस H+ को लवण का वो भाग उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे H+ बढ़ नहीं पाता है। इस तरह से इसकी अम्लता बढ़ नहीं पाती है। समझ रहे हैं, तो यही है इसकी स्थिरता, यानी कि pH वैल्यू, यानी कि अम्लता स्थिर है या क्षारीयता स्थिर है, pH वैल्यू स्थिर रहता है। ये एक मैंने कौन सा बताया आपको, अम्लीय बफर। क्षारीय बफर में कोई क्षारीय दुर्बल क्षार होगा और उसका प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, तो ये क्या कहलाता है, क्षारीय बफर कहलाएगा। क्या क्या बोला मैंने, बोलो, दुर्बल क्षार तथा उसके सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य या प्रबल लवण, सॉरी प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय बफर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, चलिए इसमें देखते हैं इसकी क्रियाविधि में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये है जो दुर्बल क्षार है, इनका साम्यावस्था होगा अपने आयनों के साथ, और हमने यहां पर क्या मिलाया, NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य। इससे क्या होगा, ये आने से इसकी जितनी भी विघटन हुई है थोड़ा कम कर देगा, लिखा है मैंने आयनन थोड़ा कम कर देता है, जिसकी वजह से जितनी इसकी क्षारीयता होगी इससे थोड़े कम होती है। बफर विलयन की अम्लता हो या क्षारीयता हो, उसके प्योर विलयन की तुलना में थोड़ा कम होता है। अब इस तरह से एक विलयन बन चुका है। इस विलयन में यदि मैं अल्प मात्रा में क्षार, यानी मैंने जैसे NaOH मिला दिया थोड़ी सी मात्रा, मिलाने पर क्या होगा, जरा देखें, NaOH पानी में टूटेगा, Na+ बनाएगा और OH- बनाएगा। इससे क्या होगा, OH- बढ़ गया ना इस विलयन में, बोलो, पहले, अब तो एक निश्चित मात्रा में OH- था, यानी कि एक निश्चित मात्रा में क्षारीयता थी, लेकिन जब मैंने इसको मिलाया तो क्या ये कम या ज्यादा हो जाएगा, देखिए ये बढ़ गया। अब क्या होगा,
ये जो OH माइनस आया है कौन सा, जब हमने मिलाया था उसकी मात्रा को हम कहेंगे बढ़ी हुई मात्रा, बढ़ी हुई OH माइनस है। अब ये एक्सेस में है काफी मात्रा में इस विलयन में, तो वो लवण से प्राप्त होने वाला NH4 प्लस, ये कौन सा है, लवण से प्राप्त, इसके साथ मिलकर के बनाता है NH4OH। तो ये जो बढ़ जाता है, इसको ये वाला आकर के जुड़ जाती है, और इससे क्या होता है, विलयन में जो बढ़ता है ना OH माइनस, उसको वो बढ़ने नहीं देता है, और इस तरह से इसकी भी क्षारीयता पहले के बराबर रहती है। तो ये हुआ अम्लीय बफर और क्षारीय बफर की क्रियाविधि। पूरी बातें मैंने लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा मैंने क्या करना है एग्जाम में। एक हेंडरसन समीकरण आता है बफर विलयन के पीएच के लिए। हमने नॉर्मल विलयन के पीएच के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस एक्टिव मास ऑफ H प्लस, ये देखे थे, आपको याद है। अब जो देखेंगे वो है कौन सा, बफर विलयन का पीएच के लिए बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझाता हूं, फिर अगर आपको ना समझ में आए तो मैं दोबारा डिराइव कर दूंगा। बिल्कुल आसान है, वो तो उससे भी ज्यादा आसान है। देखिए कैसे, पहली बात समझो, मान लेते हैं कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारे पास है, दुर्बल अम्ल हमारे पास है Ha। हमने H मतलब अम्ल, A मतलब कुछ भी हो सकता है ऋणात्मक में, ठीक है। तो Ha है, अम्ल है, इसमें कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला हुआ है Na, क्योंकि ऋणात्मक, ये वाला भाग समायन है, ये वाला भाग समायन है, ठीक है। जैसे हमने उसमें नहीं, एसिटिक एसिड में CH3COO ये हो गया और ये H हो गया, वैसे CH3COO ये हो गया, Na हो गया, वही मान के चलें। तो हमने इसमें सिंबॉलिक रूप में लिखा है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में ही, इस अम्ल में ही क्या पाया जाएगा, साम्यावस्था पाई जाएगी। जिसमें साम्यावस्था पाया जाता है उसी को हम यहां पर उसके साम्यावस्था स्थिरांक के लिए, साम्यावस्था स्थिरांक के लिए समीकरण लिखेंगे। तो इनमें हो गया साम्यावस्था स्थापित हो गया, आयनन हुआ। तो इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, हमने यहां पर Ka लिखा। A क्यों लिखा, क्योंकि एसिड के लिए K जो है साम्यावस्था स्थिरांक एसिड के लिए, Ka H प्लस इंटू A माइनस बाई H। अच्छा, अब A माइनस जो है काफी मात्रा में इनसे मिलेगा क्योंकि पूर्ण विघटन होता है। Na टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस और A माइनस, ये काफी मात्रा में विलयन में पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला जो है साम्यावस्था की स्थिति में है। चलते हैं, अब बात करते हैं हमें यहां पर इसकी क्या निकालना है। इस अम्ल से हमें H प्लस की सांद्रता पता चल जाए तो हमने क्या करेंगे, H प्लस निकालने के लिए इनको इनसे गुणा कर दें, ये भाई भाग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिलेगा, क्लियर। तो हमें क्या मिल गया, H प्लस इज इक्वल टू KHA बाई A माइनस सक्रिय मात्रा। इसका लॉग ले लें बेटा, लॉग, सब में लॉग लगाओ, सब में लॉग लगाओ, ये मल्टीप्लाई यानी कि प्लस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो लॉग वैल्यू क्लियर है एकदम, लॉग लगा दिए। अब यहां पर देखिए, लॉग लगाने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है ये वैल्यू, ये वाली चीज। इसका मतलब होता है माइनस पीएच होता है ना, इसका मान माइनस पीएच होता है। लेकिन अगर चिन्ह परिवर्तन कर दें तो माइनस माइनस माइनस, यानी कि ये पीएच और पीके होगा, ये पीएच होगा पीके, कल बात हुई थी, और ये माइनस ही रहेगा। तो ये बात यहां पर आपको वो लाइन में लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक। अब आपको बता दें कि इसका मतलब होता है पीएच और इसका मतलब होता है पीके, और ये वैल्यू मिल गया, हमारा समीकरण कंप्लीट। यही है हेंडरसन समीकरण। हेंडरसन समीकरण को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो क्या मिल रहा है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसका माइनस को प्लस कर दें, मतलब ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप तुम्हारे माइनस में रखना चाहते हो कि प्लस में रखना चाहते हो, तुम्हारी डिपेंड करता है, इसके आगे बढ़ना नहीं बढ़ना तुम पर डिपेंड करता है। ए माइनस की सांद्रता लवण की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसकी सांद्रता जो है इसकी सांद्रता पर निर्भर, जितनी ये रहेगा उतना ही बढ़ जाएगा ये। तो ये है लवण की सांद्रता, और Ha का मतलब होता है अम्ल की सांद्रता। बस हम समीकरण को लिख सकते हैं। क्या आप ये पूरे समीकरण अब बिना देखे बना सकते हो, मैंने क्या बताया आपको, बोलो, अब बताते जाना, बताते हैं, बोलो, बताते जाना, मैं समझाया हूं। हाँ, फिर हाँ, साम्यावस्था
साम्य अवस्था में हम वो नहीं लिख रहे हैं, वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ, एक्टिव मास ऑफ H प्लस बाई हो गया। हम H प्लस को बाहर लेंगे ताकि उनका हम क्या निकाल सकें, pH। तो अब समझ रहे हो ना, हमारा काम का है pH निकालना का। हाँ चलो, के ए के रूप में दर्शाते हैं इसको। हाँ तो ये, हाँ, बाई ए माइनस लॉग ले लेते हैं 10 बेस प्लस बेस, हाँ, ए माइनस हो गया। चिन्ह परिवर्तन कर दिए, यहीं से कर देते हैं, चलिए ठीक है, कर दिए, यहीं से कर दिए डायरेक्ट, है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया pH, ठीक है, ये क्या हो गया pKa, और ये क्या हो गया माइनस लॉग 10 बेस। ये होता है अम्ल की सांद्रता और ये होता है लवण की सांद्रता। हो गया हेंडरसन समीकरण, या pH इज इक्वल टू pKa प्लस 10 बेस लवण की एक्टिव मास बाई एक्टिव मास ऑफ अम्ल। समझो, ये टेक्निक बहुत फास्ट होता है, ये टेक्निक बहुत मजेदार है। एक बार समझो, दूसरे बार में उसको बिना देखे लिखो। अब इसी चीज को मैं लिख के पूरा दिखाता ना बेटा यहां तक, तो टाइम भी ज्यादा लगता, क्योंकि मुझे इस तरह से लिखवाना है आपको कॉपी में। बात समझना, दिमाग में चढ़ाना अलग बात होता है, एक्सप्लेन करने वाली पार्ट अलग हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? हाँ, तो ये हो गया। अब इसको दोबारा मत छापिएगा, छापना तो वही है। तो पूरा 2-3 चीजें फास्ट हो गया। हो गया नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। ट्वेल्थ का कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3-4 चैप्टर ही बचे हैं। ठीक है, आपका चलता रहेगा। ठीक है, आपका चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो बोला, जो नालायकी कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा समझना है कि हम टाइम पे आए। चलो हो गया। मानव रक्त का pH 7.34 होता है, आपको याद रखना है। अनाज की अच्छी फसल के लिए pH नियंत्रण करना जरूरी होता है। उर्वरक का चुनाव भी pH के आधार पर किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब खाद डालते हो किसी जमीन पर, तो सिर्फ उसके ये मत देखिए उसको अपन नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधा बढ़ जाएगा, फास्फोरस डालेंगे तो पौधा बढ़ जाएगा, ये सोच के नहीं करना। पोटाश की जरूरत है, लाए फूल नहीं आ रहे हैं, दुनिया भर की बात आती है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो ये सब मायने नहीं रखता। ये ज्यादा जरूरी होता है कि मिट्टी कहाँ से है और मिट्टी का मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है, मिट्टी कैसा बना हुआ है, मिट्टी में क्या है, पानी कितना रोकता है, सारी चीज़ों का वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। इसलिए मिट्टी को उठा करके जो कृषि विभाग होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर टेस्ट करके वो पूरी फिलाइन से बताते हैं कि भाई आपके मिट्टी में इसकी ज़रूरत है, ये ज़्यादा है, ये कम है, और इसमें ये सब करने के लिए ये करना पड़ेगा। और आपने देखा है बेटा, एक चीज़ सोचो, जिस खेती पे आप सिर्फ धान उगा सकते हो, उसी खेती पर लोग करोड़ों की सब्जियां उगा रहे हैं, साल में करोड़ों रुपए छाप भी रहे हैं। आपने देखा होगा, एक आदमी कहता है मेरे पास 1 एकड़ खेत है यार, मैं क्या कर लूंगा। एक आदमी 1 एकड़ में पूरा वो क्या बोलते हैं पॉली हाउस बना लिया, ज्यादा नहीं है जमीन, और साइड वाला बेच नहीं रहा है, पॉली हाउस बना लिया, उसी के अंदर सारी चीज लगाया, सिस्टम लगाया, पौधे पौधे लगाए, और देखिए वो बहुत सारी सब्जियां उगा रहे हैं 12 महीना। देखिए आप, ऐसा सोच है ना। अभी जैसे फूल वगैरह नहीं आता है मार्केट में, देखे होंगे बहुत एक से फूल आते हैं, पौधे आते हैं, उन बेचारों को घर के अंदर पाला जाता है। ठीक है, अब बेचारे क्यों बोला, क्योंकि तुम लोग खरीद लेते हो, और जब खरीदते हो तो तुम्हारे घर में गमले में या इसमें आने के बाद
जिस धूप आता है ऐसे डरता हूं धूप देख के, और ठंडी लगती है तो ऐसे करके डरती है वो बहुत, है ना। तो वो इसका प्रॉब्लम है, ना वो ठंडी सहन कर पा रही है, ना गर्मी सहन कर पा रही है, ना तेज धूप, ठीक है। और वो पौधे कुछ दिनों बाद उसमें गेंदे का फूल लेके आते हो, बढ़िया कोई भी फूल लेके आते हो, बढ़िया मस्त खिली रहती एकदम ऐसे, कुछ दिनों बाद खत्म। अब बोले ना मैं पानी ज्यादा डालती हूं तो मर जाता है, कम डालती तो मर जाती है। बोले करूं क्या? क्योंकि उस चीज को ऐसे किया जाता है, पॉली हाउस से पहले धीरे धीरे उसको निकाला जाता है, कुछ समय के लिए पहले निकालेंगे फिर ज्यादा समय के निकालेंगे, ऐसा पूरा सिस्टम रहता है। पॉली हाउस पे पूरा कंट्रोल रहता है सिस्टम। जो आपको बोलूं, जो हरी सब्जियां 12 महीने खाते हो ना, आप बोलो जरी जो है सिर्फ मिलती थी बारिश में, गर्मी में भी खाते हैं, तो अब क्या बोलूं मैं उसको, ठीक है। हर सब्जियां हम लोग अपने जमाने में, आप बचपन तुम्हारे उम्र में जब थे बात करें, अपने जमाने में तो बहुत बुढ़े नहीं हो गए हम लोग, है ना, आदिम जमाने के नहीं है ना। तो क्या होता था, दुनिया एकदम ज्यादा चेंज हुआ, हम लोग चेंज देखें जितना दुनिया को बदलते हैं, हमारे पापा लोग जो जितना ज्यादा चेंज देखे होंगे ना दुनिया, हम सोच सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा चेंज देखोगे नहीं। जब पैदा हुए तो भी मोबाइल था, आज भी मोबाइल है ना। जब आप पैदा हुए तो भी फ्लैट टीवी थी, आज भी किसी का में पेट्रो टीवी का आधी जन घर में होगा, है ना। बाकी वैसे ही टीवी आ गई थी उस जमाने में, आ गई थी ना, है ना। उस जमाने में भी आपके घर बाइक और कार थी, आज के जमाने में भी बाइक और कार है, क्या फर्क पड़ता है ना। घर उस जमाने में भी पक्का था, आज भी पक्का है। और हमारे जमाने से सोचो, घर कच्चा हुआ पक्का, कहीं जाना है पैदल, साइकिल, मैं पैदल नहीं, हमारे दादा के जमाने पैदल है, साइकिल, बाइक, कार तक पहुंचे, अब एरोप्लेन तक भी पहुंच गया, ठीक है। उस जमाने में ऐसा था कि जैसे हमारे दादा की सिस्टर लोग आते थे, है ना, तो बताते हैं कि पैदल ही आ जाया करते थे। अब कितने दूर से? रायपुर के नजदीक उनका गांव, वहां से पैदल आ रही हैं, 2 दिन हो गए तो दांत होगा। तो सोचो ये परिवर्तन कैसे आया। इसलिए आया बेटा कि हमने साइंस की क्वालिटी को समझा, अपने ज्ञान को बढ़ाया। और पहले जब कोई मशीनें बनती थी ना बाहर, जैसे एप्पल का फोन अभी मान लो 16 लॉन्च हुआ है ना, अभी कितना, कौन सा लॉन्च हुआ, 16 लॉन्च हुआ, मेरे को पता नहीं, जब मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो वो अगर आज लॉन्च हुआ है ना वहां पे, तो आज ही यहां पे लॉन्च होता है। मैं बताता हूं, जब मैं क्लास 5th में था, नहीं 3 में था, तब मैं वो सीडी देख लिया था, वीसीडी सीडी। और वो सीडी कब आया? जब मैं बताता हूं 2000 के आसपास, समझ रहे हो, मतलब 2000 से थोड़ा पहले आया होगा, 96 में नहीं आया था, 98 में भी नहीं आया था, 99 या 97 या नहीं 2000 के आसपास ही आया, 2000 के बाद ही आया होगा जैसा भी मुझे याद है, 2000 के बाद ही आया, है ना। 2000 समझते हो। अब बोलो क्या, मैं 81, 82, 83 की बात कर रहा हूं, जब मैंने खुद ही देखा था उसको टीवी में, मेरे घर में टीवी थी उस टाइम पे, तो मैंने देखा था उस टाइम पे सीडी क्या होता है। उन्होंने सिल्वर प्लेट कहते थे, सिल्वर डिस्क कहते थे उसको, समझ रहे हो। और उन्हें बताया कि इसकी स्टोरेज जो है, हमारा जो रिकॉर्डिंग डिस्क होता है उससे कहीं ज्यादा है। अंग्रेजी में बोला था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, है ना। अब समझ लो कि वो चीज मैंने तब, और उसकी मशीन, जो सीडी प्लेयर की मशीन कितनी बड़ी थी पता है तुमको? इतनी बड़ी थी। जब हमारे घरों में सीडी प्लेयर आई तो इतनी बड़ी स्लिम थी ना। आप लोग सीडी प्लेयर देखे हो ना? हाँ, किसी घर में है क्या? नहीं, मैं खरीद लूंगा, नो टेंशन, अगर है तो बता देना, ठीक है। तो हाँ, मतलब मुझे बेच सकते हो चाहो तो, मुझे एक मेरा वाला खराब हो गया तो मैं रख लूंगा, बता देना पापा जी को, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो मैं टेक्नोलॉजी इकट्ठा करने की मेरी आदत है, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो कांटे वाला जो आता था ना, वो क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, वो भी मेरे पास है, वो चलता है, गाना जब चाहो तो सुन लो, ठीक है। तो चल, हैं, अच्छा है ना, बचता है, क्यों नहीं हो जाएगा। अभी लेने वाला हूँ बहुत महंगी वाली, बढ़िया सी, इतनी बड़ी, 20-25 हज़ार की होगी वो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, उसको सस्ती बोलते हैं, पर अच्छी है, हाई क्वालिटी में इतने का। तो वो एक और लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
रासायनिक क्रियाओं के वेग का अध्ययन करने के लिए पीएच का भी उपयोग किया जाता है और बफर का भी उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग है, इसको आपको पढ़ने का है, मेरे काम नहीं है पढ़ाने का। यहां पर मैं बात करूंगा, टाइम कैसे निकलता है बेटा, विलेयता गुणनफल कुछ नहीं है, सरल है। आप अभी तक जो पढ़ रहे थे ना साम्यावस्था, किसमें, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में, क्योंकि वो आयन बनता है और आयन का साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो प्रबल विद्युत अपघट्यों में पढ़ेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्यों में पढ़ेंगे और उसके संतृप्त विलयन में पढ़ेंगे। मेरी बात समझो, प्रबल विद्युत अपघट्य का संतृप्त विलयन में साम्यावस्था स्थापित होता है। देखो, पानी में नमक डाले, पूरा नमक टूट गया Na+Cl- में, और नमक डाले और नमक डाले और घोले और घोले, बहुत सारा नमक डाल दिया, ठीक है। अब उसको घोलोगे तो बहुत सारा नमक नीचे बैठा रहेगा, पूरा नहीं घुलेगा। ऐसा मत सोचना कि घुलता ही तो घोल ही डालें जितना घोलना है ना, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारा नमक नीचे बैठा रहेगा और बहुत सारा घुला रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सब बैठ गया तो ऊपर वाला सिट्ठा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी, उसमें भी नमक है। तो जो नमक आपको देख रहे हो ना, नमक का विलयन, उसमें क्या देख रहे हो, विलयन में Na+ और Cl- है, जबकि ठोस में NaCl है। तो वो आयन और उस आयन और अणु के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जहां पर मैं देख रहा हूं NaCl का संतृप्त विलयन है। जब संतृप्त है तो Na+ और Cl- में टूटा हुआ है और उनका भी यहां पर साम्यावस्था स्थापित हो गया। तो क्या हुआ, अब आप समझना इसको। साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, K = Na+ की सक्रिय मात्रा तथा Cl- की सक्रिय मात्रा का गुणनफल बाई NaCl की सक्रिय मात्रा। चूंकि एक निश्चित तापमान पर एक स्थिर मात्रा है, ये भाई साम्यावस्था स्थापित हो गई तो ये सांद्रता तो परिवर्तित नहीं होगी ना, तो ये एक स्थिरांक है, तो स्थिरांक को स्थिरांक के साथ गुणा कर दिया मैंने। जब स्थिरांक को स्थिरांक के साथ गुणा किया, मतलब इसको NaCl की सांद्रता को इनके साथ कर दिए, तो एक मिला K NaCl। अब ये चूंकि एक स्थिर वैल्यू है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक स्थिरांक, और इस स्थिरांक को कहा जाता है विलेयता गुणनफल। तो विलेयता गुणनफल क्या हुआ, ये विलेयता गुणनफल हुआ उनके आयनों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। यानी किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य के, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं, किसी भी प्रबल विद्युत, अब यहां पर स्थिर तापमान पर लिख सकते, तापमान परिवर्तित नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उनके आयनों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाती है। विलेयता गुणनफल को कहते हैं इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि SP, इसलिए लिखा है KSP। ठीक, क्लियर। तो यह है विलेयता गुणनफल। दूसरे कुछ दूसरा पदार्थ हो, जैसे मान लो ये है, तो भी ऐसे निकाल सकते हो, KSP = A+ × B- का गुणनफल। अगर ये हो तो एक CF2+ है और 2 Cl- है, तो आप तो जानते हो ये अंक ऊपर घात लग जाएगा, तो KSP = Ca का एक्टिव मास, Ca2+ का एक्टिव मास इंटू Cl- का एक्टिव मास स्क्वायर। अब समझ में आ गया। चलो अब कहां टाइम लगाएंगे, चलो अब बात आता है एक दूसरा शब्द, आयनिक गुणनफल, प्रेशर, जिसे हम समायन प्रभाव पढ़ रहे थे ना बेटा, समायन प्रभाव पढ़ रहे थे, वैसे ही यह प्रभाव इफेक्टिव होता है। यहां पर ध्यान रखें, प्रबल विद्युत अपघट्य का संतृप्त विलयन में, जैसे मैंने नमक लिया, नमक और HCl में क्या फर्क है बताता हूं। नमक और HCl में, नमक की तुलना में HCl ज्यादा प्रबल विद्युत अपघट्य है। ज्यादा प्रबल मतलब जो पूर्ण रूप से आयनन होगा, जिसकी विद्युत अपघट्य क्या बोलते हैं, आयनन कम होता है उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसका आयनन अधिक होता है उसको प्रबल कहते हैं। ये दुर्बल नहीं है, परंतु इसकी तुलना में और ज्यादा प्रबलता है विद्युत अपघट्यन की। ठीक, तो क्या होता है, किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में साम्यावस्था स्थापित हो जाती, उनके आयनों के बीच में आयनिक साम्यावस्था, लेकिन उससे प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो इसके आयनों की संख्या बढ़ जाता है। देखो अब KSP क्या होगा, KSP Na+, जिसमें साम्यावस्था स्थापित है उसी को लेकर चलेंगे, Na+ Cl- का सक्रिय, ये KSP बन गया। लेकिन दूसरा KIP, IP मतलब होता है आयनाइजेशन प्रोडक्ट, यानी कि आयनिक गुणनफल। यहां पर जब हमने कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया, उससे भी अति प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया,
तो जो संतृप्त विलयन है उसके विद्युत अपघट्य के आयन, उनके आयन, और वो जो सम आयन है उनका भी गुणनफल करेंगे, तब जो प्राप्त होगा वो कहलाता है आयनिक गुणनफल। इस तरह से आप देख रहे हो कि आयनिक KSP से KIP ज्यादा है, क्योंकि भाई ये तो दोनों का गुणनफल है, लेकिन ये तो तीनों का गुणनफल है। तो KSP से जब भी KIP ज्यादा होगा तो क्या होगा, जरा मैं बताता हूं। KSP से KIP ज्यादा होगा तो उस विद्युत अपघट्य का जो संतृप्त विलयन में है उसका अवक्षेपण हो जाएगा, ठोस रूप में बैठ जाएगा। मतलब ये समझो NaCl का संतृप्त विलयन है जिसमें थोड़ा सा नमक बैठा हुआ है और बाकी घुला हुआ है। अगर मैं उसमें HCl गैस प्रवाहित कर दूंगा ना, तो जो घुला होगा उसमें से काफी मात्रा NaCl और बैठ जाएगा नीचे। यही कह रहा है। अब आपका काम पढ़ने का है, समझने का है, सीखने का है, रटने का है, ये आपका काम। कुछ बातें मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पर ध्यान सुनिए मेरी बात। लंबा चौड़ा लिखा है, मैं साफ साफ बताता हूं। KIP का मान ज्यादा होगा KSP से तो अवक्षेपण हो जाएगा। KIP का मान कम होगा KSP से, KIP का मान, सीधा KIP का मान कम होगा या ज्यादा, ऐसे बोलूंगा। KIP का मान ज्यादा होगा तो अवक्षेपण हो जाएगा, संतृप्त विलयन बन जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा विलयन, ऐसे भी कह सकते हैं, या बोल उसका ठोस का अवक्षेपण हो जाएगा। KIP का मान कम होगा तो विलयन तनु होगा, ठीक। और KIP का मान KSP के बराबर होगा तो एक साम्यावस्था स्थापित होगी, ठीक, नया साम्यावस्था। तो ये बातें यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी बातें मैंने वैसे ही लिखा है। ये गुणनफल बराबर हो तो विलयन संतृप्त, अधिक होगा तो KIP कम है तो तनु, ये उसका अवक्षेपण नहीं हो सकता है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। और KIP का मान ज्यादा हो तो अति संतृप्त होने की वजह से उसका अवक्षेपण हो जाएगा। ये लाइन है, अब यहां पर लिखा है, ठीक। थक गया यार मैं। विलेयता एवं विलेयता गुणनफल में संबंध। विलेयता का मतलब होता है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी को हम दर्शाते हैं S से, और विलेयता गुणनफल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट SP से दर्शाते हैं, KSP से। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा जरा समझेंगे। विलेयता मतलब जितनी मात्रा घुल जाती है, समझ रहे, 100 ml विलयन में कितनी मात्रा विलेय का घुला उसकी विलेयता कहलाती है। अब जरा समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक AB विद्युत अपघट्य है, इसका विघटन होता है तो A प्लस B माइनस में चला गया। अब समझना, समय प्रारंभिक समय में इसकी मात्रा मैंने 1 माना तो इसकी मात्रा 0 उस टाइम बना नहीं है, आपको बात हुई, पहले भी बता चुके हैं इसका। लेकिन जब हम T समय पश्चात यानी कुछ समय पश्चात हमने देखा कि इसकी कुछ मात्रा घुली हुई है, और साम्यावस्था स्थापित होने के बाद कितनी मात्रा घुल गई, जितनी मात्रा घुल गई वो A प्लस की मात्रा है, तो कितना A प्लस जितना रहेगा उतना ही ये घुलेगा ना। इसमें का कितनी मात्रा घुल गया, S मतलब, S मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, कितनी मात्रा घुली हुई है उसको कहते हैं, उसके सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो S, तो जितनी मात्रा ये घुलेगी उतनी मात्रा ये भी रहेगी। सो इस तरह से क्या होगा, अब तो यहां से कितना निकला बेटा, A माइनस S, 1 माइनस S। अब देखिए हम इसके लिए विलेयता गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, KSP इज इक्वल टू A प्लस B माइनस। अब इसकी सांद्रता A प्लस की सांद्रता S है, S प्लस की सांद्रता S है, तो S स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP लिख सकता हूं। अगर मान लो ये चीज अलग हुआ तब क्या होगा, A 2 प्लस और B 2 बार माइनस, 2 बार माइनस है ना, मतलब 2 बार B माइनस। पहला ये 1 था, नहीं मिला, कुछ समय पश्चात जब इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती तो A प्लस हमारे S की मात्रा के बराबर है, यानी कि ये इसकी जितनी मात्रा घुलता है उसकी विलेयता होगी, तो विलेयता S है, तो इसमें कितना बचा, 1 माइनस S। लेकिन इसकी मात्रा इससे डैश डबल होगा, क्यों, A 1 बार है तो B भी 2 बार है ना। तो अब मान रख दो, क्या मिलेगा आपको, KSP इज इक्वल टू ये और ये, क्लियर है। अब इसके मान को S रखे और इसके मान को 2S रखे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो, S में 2 का 4 हो गया और ये स्क्वायर, तो S क्यूब हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी भी लवण में आप इस चीज पे प्रैक्टिस कर सकते हो,
आप इनको देख सकते हो। तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल बताएं, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहां पर भी बताया गया है, वही चीज है, उसी का प्रैक्टिस है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस करना, वही चीज है, कोई अलग नहीं है। ये आपके पढ़ने का होता है बेटा। मैं एक लाइन में बता दूं, यहां पर कुछ चीजें हैं। विलेयता गुणनफल और सम-आयन प्रभाव का अनुप्रयोग आपके कोर्स में है और आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें एक बात पर ध्यान रखना, क्या पूछा जा सकता है इसमें से, ये 5 में से कोई भी चीज पूछा जा सकता है। पहला, नमक का शोधन। दूसरा, साबुन का अवक्षेपण। तीसरा है साल्वे विधि द्वारा अमोनिया, अब जानते हो साल्वे विधि जानते हो, उसमें हम सोडा का अवक्षेपण कैसे करते हैं। और अगला है अभिकर्मक का अधिक मात्रा मिलाए जाने पर क्या होगा। तो ये दोनों को छोड़ करके ये 3 तो हमेशा आता है, ये कभी कभार आता है, लेकिन ये 3 हमेशा आता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सम-आयन प्रभाव, मैंने इसके बारे में बात कर ली है अभी। नमक जब प्राप्त की जाती है, यहां पर सब लिखा हुआ है, जब नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र के पानी को वेपराइज करके, तब क्या होता है कि नमक का एक संतृप्त विलयन प्राप्त होती है। उसे एक टंकी में ले जाया जाता है और उस टंकी में HCl गैस प्रवाहित की जाती है। जब संतृप्त विलयन में है तो NaCl जो है Na+ और Cl- में टूट चुका होता है, उसमें साम्यावस्था स्थापित हो चुकी होती है। लेकिन जब हम इसमें HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो यहां पर सम-आयन प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि HCl में Cl- उसके सम-आयन है, तो ये टूटने पर H+ और Cl- बनेगा, तो Cl- उस पर सम-आयन प्रभाव डालता है। ठीक है, और सम-आयन प्रभाव डालने से क्या होगा, जिसमें साम्यावस्था स्थापित है वो बैक हो जाएगा, यानी कि ठोस में परिवर्तित कर देगा, और इस तरह से नमक ठोस में प्राप्त होता है। इसको छान करके अलग कर लेते हैं। अब ये पढ़ने का है, वैसे सब जगह पे पढ़ने का है, यहां पर मेरा कोई हाथ नहीं चलेगा। ठीक है, इस क्लास को आज शाम को यूट्यूब पे भी आज करेंगे, सेम टॉपिक पे। अब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो डिबेट करेगा। ठीक, हाँ, फंस गया था ये कुछ ऐसा। ये अब इसको पढ़ने का बेटा, आप लोगों को पढ़ने का है ये सब चीजें। अब ये सब आप पढ़िए इसको। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, किसी चीज को अवक्षेपित क्यों होता है, अगर प्रश्न आया तो बोलना उसका KSP की तुलना में KIP का मान ज्यादा है। सब जगह वही लिखा है, एक बार पढ़ोगे तो लिखा, ये अवक्षेपित हो गया, यहां पर लिखा है, देखो यहां पर सम-आयन प्रभाव बोला था, मैं यहीं पे बोलता हूं, यहां पे तो यहां पर लिखा होगा कि KSP का मान KSP के मान से KIP ज्यादा है, इसलिए जब हम HCl गैस प्रवाहित करते हैं, यहां पर लिखा है देखो, ये HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका KIP का मान बढ़ जाता है KSP से। इतना बस लिख दोगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एक शब्द पे ध्यान दो, कोई चीज अवक्षेपित क्यों हो रही है, इस चैप्टर से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आता है तो बस बोलना KIP का, KIP मतलब विलेयत आयनिक गुणनफल। ये बस इतना है ये चैप्टर का। और इसके बाद अगर आप लोग ज्यादा दमखम है तो बताएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत है। ठीक है, उसको सीखा जा सकता है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपके स्कूल में वो ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछते नहीं है, मेरे को पता है। तो वो आपके स्कूल में क्या होता है, 11 में होता क्या है बताओ। 11 में आप 11 पढ़ने जाते हो, औपचारिकता है, क्योंकि सरकार ने कहा अगर 11वीं हलो पढ़े कार की 12वीं तभी जाबे, और ये एक औपचारिकता है ओनली। लेकिन जो 12th होता है ना, वो औपचारिकता नहीं होती है। और 11 जो है, अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो 11 जो है, जो बच्चा सीख गया अच्छे से, उनको 12th में कभी तकलीफ नहीं होता। और जो बच्चा 11 में मेहनत कर गया ना, उसको 12th में कोई चीज कठिन नहीं लगता है। और मैं अपनी बात बताता हूं, क्लास 10 तक मैं बहुत बोर था पढ़ाई से, एकदम बोरिंग। बोले संस्कृत है, ये है, वो है, कचरकाड़ी पूरा था, है ना। इतिहास पढ़ाते थे, और पढ़ाने वाले एकदम गंदे तरह से पढ़ाते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म तारीख, ये वो, मेरे को क्या करना, कब पैदा हुआ, मैं उसको थोड़े पाने जाऊंगा, नहीं। ठीक है, तो ये सब था। और उसके साथ कोई स्पेशल बात नहीं बताते कि टीपू सुल्तान के बारे में, है ना, या किसी के बारे में भी। तो ये थोड़ा बोरिंग लगता था मुझे, पढ़ाने वाले एकदम बोरिंग तरह से पढ़ाते थे। तो मैं बिल्कुल सामाजिक विज्ञान और क्या क्या होता है ना, नागरिक शास्त्र भी होता था एक तो, तुम्हारा अभी भी होता है क्या है, सोशियोलॉजी क्या बोलते हैं, सब चीज़ें होती थी। तो बहुत सारे और भी सब्जेक्ट थे, मैं सबसे बोर था 10th तक। संस्कृत से तो भयानक बोर था मैं। और इंग्लिश पढ़ाने वाले भी महान पढ़ाते थे। ये टेंस है, ये
क्या बोलते हैं, ये आंसर क्वेश्चन है, लिख लो, इसको याद करके आना। ये इंग्लिश पढ़ाना है यार, ना वो इंग्लिश बोल रहा है, ना बोल रही है, ना समझा रही, कुछ नहीं है, सब बोरिंग था। तो सब मिलाकर के पूरा 10th बोरिंग था, 10th तक का। तो मैं 10th को कैसे भी करके निकालूं, मेरी सोच थी, ठीक है, पढ़ना तो मिले। जैसे ही मेरा 10th का एग्जाम खत्म हो, तुम विश्वास नहीं करोगे, इधर 10th का एग्जाम पेपर दिला के आया और सीधा मैं अपने पड़ोसी के घर में घुस गया। उसको जानते हो, हरीलाल को जानते हो? पतोराला कौन है? आप है ना? हाँ, तो मैं सीधा हरीलाल वो टेंट वाला, उसके घर घुस गया।